ये पहले 17 वाला करवा दूँ। A window of a house is h meters above the ground is a window of a house is h meters above the ground. Full stop. From the window, the angles of elevation and depression of the top the angles of elevation and depression the angles of elevation and depression of the top and the bottom of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane. Situated on the opposite side of the lane. Situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Alpha and beta respectively. Full stop. Prove that the height of the other houses h into 1 plus tan alpha cot beta meters. 1 plus tan alpha cot beta meters. 1 plus tan alpha cot beta meters. देखिए, a window of a house is h meters above the ground. मैंने क्या करा, मैं एक हाउस हमने बनाया और हाउस की विंडो जो है वो h मीटर्स ऊपर है, ग्राउंड से h मीटर्स ऊपर। अब इन्होंने बोला फ्रॉम द विंडो, मतलब यहाँ पर विंडो है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर विंडो है। फ्रॉम द विंडो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन। तो ये लेन हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा हाउस है। अब यहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखा जाए तो ये दे रखा है हमको अल्फा, और इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बॉटम का, दूसरे वाले हाउस के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा दे रखा है। बीटा दे रखा है, 90 डिग्री हो गया एंगल। ऐसे ही ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ये हो गया सी, ये डी और ये ई। प्रूव दैट हाइट ऑफ द अदर हाउस इज h into 1 plus tan alpha cot beta। तो हाइट ऑफ द अदर हाउस, ये जो दूसरा वाला हाउस है इसकी हाइट मेरे को बतानी है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, EC। तो EC निकालने के लिए एक तो ED निकाल लो और एक DC निकाल लो। घूमने के स्टाइल की बात है।
फिसले थे, मुझे लगा स्टाइल है। कुछ करेंगे एपी के क्वेश्चंस? एपी के कुछ क्वेश्चंस करें? अरे फिर भी कुछ तो करा होगा। बेसिक ड्रिल की है वो वाली ये अल्फा है और ये बीटा है, ये दे रखा है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो दूसरा वाला हाउस है इसकी हाइट को मुझे बताना है 1 + tan अल्फा कॉट बीटा, ये प्रूव करना है। तो आप यहाँ से क्या करें, आप यहाँ से ईडी निकालने की कोशिश करिए। तो आप ये देखो कि जैसे मेरे पास ये एच है, ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल बीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी बीटा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे कॉट बीटा दे रखा है, यहाँ पर रिलेशन कॉट बीटा दे रखा है, तो मैं tan बीटा ना निकाल कर इस बार कॉट बीटा निकालूंगा, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कॉट बीटा, मैं कॉट बीटा निकालूंगा। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC कॉट बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan होता तो वो क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट है तो इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन AB। कॉट बीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। कॉट बीटा इज इक्वल टू BC मुझे कैलकुलेट करना है, और AB की वैल्यू कितनी है, H है, तो BC विल बी इक्वल टू यहाँ तक समझ गए। BC की वैल्यू आ गई H और बीटा, पहली बात तो ये होगी, BC आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा और दूसरा ये आप देखिएगा कि ये जो DC है, ये DC तो H के बराबर हो गया, और ये जो BC मैंने निकाला इसकी वैल्यू H कॉट बीटा है, तो BC और AD भी तो इक्वल है, ये भी H कॉट बीटा हो गया। अब क्या करिए, मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, tan अल्फा, तो tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा होगा इन ट्राइंगल EDA ट्राइंगल EDA, tan अल्फा इज इक्वल टू ED अपॉन AD। तो ये जो ED है ये मुझे निकालना है, ED है H कॉट बीटा, मल्टीप्लाई करिए, तो ED की वैल्यू कितनी हो गई, H tan अल्फा कॉट बीटा। Therefore height of another house दूसरे हाउस की हाइट कितनी होगी, ED प्लस DC। ED कितना हो गया, H tan अल्फा कॉट बीटा, तो ये BC कितना हो गया, H। यहाँ से क्या करिए, H ले लो कॉमन, H कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, tan अल्फा कॉट बीटा प्लस 1, मतलब 1 + tan अल्फा कॉट बीटा, 1 + tan अल्फा कॉट बीटा बोलो या tan अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 बोलो, ब्रैकेट के बाहर H हो गया प्रूफ। ठीक है, यही हमको दूसरे हाउस की हाइट हमको प्रूव करनी थी, इसके बराबर। अगला देखिए जी, क्वेश्चन जो है आपका, चलो जी एक क्वेश्चन और है, ये बता दूं मैं, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा सबने, समझ में भी आ गया होगा, ठीक। A spherical balloon of radius small r, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सोमिल विधि समझ गए? यस सर। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन 1, तो ये एग्जाम्पलर का है क्या?
A spherical balloon of radius small r a spherical balloon of radius small r subtends an angle theta at the subtends an angle theta at the eye of an observer. Subtends an angle theta at the eye of an observer. ठीक है, full stop. If the angle of elevation of its center is phi, if the angle of elevation of its center is phi, comma, find the height of the center of the balloon. Find the height of the center of the balloon. देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर हमने कहा स्फेरिकल बलून है, और ऑब्जर्वर की आई को यहाँ पर मान लिया किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को ए मान लो. स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, रेडियस इसका आर दे रखा है. अब अगर मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि ये बलून जो है ये आई पर एक एंगल बना रहा है थीटा, तो वो एंगल किस तरीके से बनेगा ये देखिएगा. मैंने ये कहा कि भाई हमारी जो आई है वो एक तरह से ये देखा जाए तो इस बलून को, पूरे बलून को देख रही है, ऐसा तो नहीं कि किसी एक कोने को देख रही है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरी नज़र यहाँ तक जाती है तो मैं इसको भी देखूंगा, इसको भी देखूंगा, बलून पूरा देखूंगा तो बलून का ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों साइड मुझे दिखाई देंगे. तो दोनों साइड से एक लाइन ऑफ साइट यहाँ पर बनाई, एक लाइन ऑफ साइट यहाँ पर बनाई. इसका मतलब क्या है कि ये पूरा बलून को, मेरी जो ये लाइन ऑफ साइट जो ऐसे निकल कर जा रही है आइज में से, तो ये मेरे को पूरे बलून को कवर कर रही है. तो मैं इसको देख पा रहा हूँ इस तरह से. तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बन गया थीटा. इन्होंने बोला है स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल, ये जो बलून है ये थीटा एंगल सबटेंड करता है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. ये तो समझ गए, ठीक है. उसके बाद वो बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई. इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है. तो फाई कैसे बनेगा? अब क्या बोल रहे हैं, ये तो बताया इन्होंने कि एंगल बन रहा है जो आई पर, वो तो थीटा है. तो वो कह रहे हैं कि इसके जो सेंटर है, सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकलता है? ऐसे. इस वाले पॉइंट पे जैसे कि ए है, इसको बोल दीजिए पी, इसको बोल दीजिए क्यू, और पी और क्यू को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है.
पी और क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, कुछ सोच कर ज्वाइन करा है, बताता हूँ अभी। ये तो थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके सेंटर का, सेंटर को बोलो ओ, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बनता है किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के साथ में। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये फाई है। फाई ऐसे होता है कि जीरो बनाकर उसको बीच में से काट दो ऐसे, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। अब एक थ्योरम अगर याद हो 9th क्लास की, तो वो मैं बताता हूँ कि ये कहते हैं अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। या ये कह देते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दोनों चीज़ें कही जा सकती हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री बन जाएगा मेरे पास, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ये प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप 9th क्लास में कर चुके हैं। अब होगा क्या कि ये जो एंगल है थीटा, जो टोटल एंगल बन रहा था, तो आधा एंगल इधर बन जाएगा, आधा एंगल इधर बन जाएगा, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 ये बन जाएगा। खैर उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती वो मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल ये बता दीजिए, ये थीटा और ये एंगल फाई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये आई पर एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा कि भाई वहाँ से आप उस पॉइंट को जोड़ दो और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना दो, तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। वो दे रखा है फाई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। तो ये जो बलून का सेंटर है इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट बतानी है। तो इसकी हाइट बतानी है, मतलब यही वाली हाइट बतानी है। स्फेरिकल बलून, उसकी इंसान की हाइट भी दे रखी है क्या भाई। हम ये मानकर चलेंगे कि आइस तो हमारी यहाँ पर है ना, सर पर है एक तरह से, तो हमारी हाइट भी तो ऐड होगी, तभी तो हम ये कहेंगे कि सेंटर व्यू वहाँ से देखो जरा। नहीं जी, इन्होंने तो यही मानकर चला है, ये तो यही मानकर चले हैं कि आपको बस ये वाली हाइट ही निकालनी है, तो ये वाली हाइट आपको निकालनी है। इसको एच बोल दिया, इस वाले पॉइंट में बोल दीजिए भी। तो एच कैसे निकालेंगे, मैं कहूँगा जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उसका हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी बोलो। हाँ सॉल्यूशन भी है, मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जैसे ये फाई है, तो यहाँ से मुझे ये पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी है। अब ये पूरी वैल्यू जो है एच, ये कैसे निकलेगी, tan फाई इज इक्वल टू ये ओ बी अपॉन ए बी, ये करूँगा तो आ जाएगा। लेकिन अब मेरे पास ए बी होना चाहिए, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी की लेंथ नहीं है हमारे पास, तो ए बी कैसे निकालेंगे। और आर का कहाँ यूज़ होगा यहाँ पर, रेडियस आर भी दे रखा है। ये इतनी वाली लेंथ तो आर होगी हमारे पास। कैसे करें,
इसको ओ को क्यू से ज्वाइन करा है, ओ को इससे क्यू से ज्वाइन करके ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री बनाती है। ये एंगल 90 डिग्री कैसे बनेगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री कैसे हो गया? हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो है इन्होंने क्या करा कि इसको ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया, और ये जो ए क्यू है ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या हो जाएगा? ये जो एंगल है ये थीटा था टोटल, तो इधर वाला एंगल जो आधा है ये हो गया θ/2, और ऐसे ही जो इधर वाला आधा एंगल है ये हो गया θ/2, और ये जो O से A तक की लेंथ है इसको इन्होंने स्मॉल d मान लिया। लेट OA इज इक्वल टू स्मॉल d, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्कल वाले चैप्टर में है ये कहानी कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं, तो वो जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल बनाता है। तो मैं सिर्फ इतने ट्राइंगल में बोलूँगा, ट्राइंगल OQA में, और OA को मैंने D मान लिया, ये हमने मान लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है वो छोड़िए, उसको देखते रहेंगे बाद में। तो पहले ही करेंगे, और ये जो OQ है ये क्या है? स्मॉल r है, ये रेडियस है इसका। तो इन ट्राइंगल OQA साइन इतना साइन θ/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? OA, उसको हमने D माना है, तो साइन θ/2 इज इक्वल टू r अपॉन D। साइन θ/2 तो हो गया r अपॉन D। इसके बाद ये तो साइन θ/2 उन्होंने निकाला। अच्छा, और इसकी वैल्यू r अपॉन D आ गई, ताकि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली वैल्यू यानी कि ये D आ जाए। और अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई D, तो ये D आ गई, ये वाली लेंथ अगर मेरे पास आ गई OA आ गई, तो मैं ट्राइंगल OBA में tan फाई लगाकर, ये 90 डिग्री है, साइन θ/2 इज इक्वल टू r/d, तो यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल लो, D साइन θ/2 इज इक्वल टू r, ये हो गया। D की वैल्यू निकालूंगा तो r अपॉन साइन θ/2, r अपॉन साइन θ/2, अपॉन में साइन थीटा है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, तो r कॉसेक θ/2। तो ये तो D की वैल्यू आ गई। अब कर दो इन ट्राइंगल OBA, ट्राइंगल OBA तो OBA ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है ये कितना फाई है, और मेरे को क्या निकालना है? मेरे को OB निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? OA, और OA को हमने क्या माना था? D माना था, तो D की वैल्यू हमारे पास है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर भी साइन लगा देंगे, साइन फाई लगाएंगे। अब ट्राइंगल OBA में साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OB अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब OA, तो साइन फाई OB कितना है? यही तो आपको निकालना है, H अपॉन OA कितना है? D, और D की वैल्यू ये है हमारे पास, तो साइन फाई इंटू D इज इक्वल टू H, तो H इज इक्वल टू साइन फाई मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू R कॉसेक θ/2, ये है इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम बता देते हैं कि हाँ भाई ये फाइनल आंसर है। ऐसा कैसे आया? क्योंकि D हमारी एज्यूम्ड वैल्यू थी, ये हमने माना था खुद से, और इस क्वेश्चन में ये तीन ही चीज़ें दे रखी हैं, एक तो एंगल थीटा, एक रेडियस r और एक फाई, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं दे रखी। तो थीटा, r और फाई के टर्म्स में रिजल्ट आ गया, यही आपकी आई। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चांसेस दिए इसके आने के, ठीक है, और समझ में आ गया वो ठीक है। हाँ भाई, कोई भी लग रहा हो एपी का क्वेश्चन, कोई भी ऐसा जो तुम्हें लगता हो कि नहीं हो पाएगा या मैंने ट्राई करा मुझसे नहीं हुआ, कुछ सोचो। एक वो स्पाइरल वाला क्वेश्चन करा था क्या?
पोटैटो रेस वाला, हाँ? पोटैटो रेस वाला, हाँ, वो जिसमें आलू मिलाते हैं। हाँ वो आलू गिराती है, वो वाला करा था। ये 2 क्वेश्चन बड़े फेवरेट है टीचर से। एक वो लैडर वाला, और एक कोई लॉग वाला। हाँ हाँ लॉग वाला, कोई लॉग ऑफ वुड्स ना, हाँ ठीक है। और तो कोई इसमें वो सुब्बा राव वाला क्वेश्चन, सुब्बा राव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक अकाउंट, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये नहीं करा। एनसीईआरटी है अभी किसी के पास? अरे बुक है एनसीईआरटी किसी के पास? हमारे पास तो होनी चाहिए, नहीं लेकिन किसी के पास भी नहीं है। सारे बड़े होनहार छात्र हैं। सर तो मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे नहीं आते ना। अगर मैं टीचर होता मैं नहीं देता ये क्वेश्चन। हाँ नहीं आएंगे। ये बताओ, स्कूल के टीचर चिड़े रहते हैं, खुश रहते हैं, कैसे रहते हैं? कुछ नहीं आते। खुश रहते हैं ना? सर मैं आज ये नहीं आता। हाँ? आसान पेपर है। करवाया है तो भाई रट के चले जाओ। करवाया है क्या क्लास में? करवाया है तो ये कर लो, छाप लो इसको दिमाग सर मैं में। रट्टी रहा हूँ देर से। हाँ अच्छा, बस ये याद रख लेना कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, ये वाला एंगल पूरा थीटा है तो ये आधा आधा हो जाएगा, θ/2 θ/2, ठीक है। और ये वाला एंगल पूरा फाई हो जाएगा। एक बार साइन θ/2 निकालना है, एक बार साइन फाई निकालना है। सर स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि हमने इसे लाइक टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब इसे इंग्लिश में आप कैसे बस ये लिख देना, आप ये लिख देना कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना, टकराते हैं, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो मैं लिख दूं, एंगल ओ क्यू ए यहाँ पर ना ये जो एक्सरसाइज 5.3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसका क्वेश्चन नंबर 20 है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पोटैटो रेस क्या होती है वो भी इसमें क्वेश्चन में समझा रखा है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो जरा देखिएगा, एक ना फिगर बना रखी है, उसमें ये दे रखा है कि पोटैटो रेस है और इसमें कॉम्पिटिटर को करना क्या है वो देखिए। यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है, इस बकेट के अंदर पोटैटोज भरे हुए हैं, ठीक है। और ये एक मतलब ये ग्राउंड पर रखी हुई है ऐसे।
bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. तो यहाँ 5 मीटर पर एक पोटैटो रखा हुआ है, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. यहाँ पर 8 मीटर वाले पॉइंट पर एक पोटैटो रखा है, तो 3 मीटर पर, फिर 8 और 3 क्या हो गया 11 मीटर, एक और पोटैटो रखा है, 11 और 3 हो गया आपका 14 मीटर। तो यहाँ पर भी एक पोटैटो रखा हुआ है, और वो बोलते हैं देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो पूरी लाइन में ये लास्ट पॉइंट है, ये कितना है मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर कितने रखे हुए हैं 10 पोटैटो रखे हुए हैं। अब यहाँ से बकेट के पास से, शुरुआत में बकेट खाली है, तो बकेट के पास से एक कॉम्पिटिटर जो है उसको भागना है यहाँ से। अब वो भागेगा, भागकर सबसे पहले पहला पोटैटो उठाएगा, पहला पोटैटो उठाकर फिर वापस आएगा और इसके अंदर बकेट के अंदर डाल देगा, फिर दोबारा भागेगा, फिर दूसरा पोटैटो उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इसके अंदर डालेगा। ये नहीं है कि एक बार में भागकर और सारे के सारे पोटैटो उठा लिए और फिर वापस आकर सारे डाल दिए उसमें, नहीं, एक एक करके करना है, ठीक है। यही पोटैटो रेस है, तो अलग अलग लाइन बनी होगी और अलग अलग लाइनों में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो उनमें से कौन सबसे पहले बाल्टी में आलू भर देगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब इसमें ये क्या पूछ रहे हैं कि a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in again, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? उसको कितना distance रन करना पड़ेगा? तो लिखिएगा distance ran in picking up the first potato. कॉम्पिटिटर ने अपनी जो रेस है वो यहाँ से स्टार्ट करी, वो 5 मीटर तक गई भागकर, फिर 5 मीटर तक वापस आई, तो कितना दौड़ी 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। Distance ran in picking up the second potato. तो वापस यहाँ से फिर यहाँ तक दौड़ी 8 मीटर, फिर वापस आई 16 मीटर, 8 और 8 16 मीटर, ये हो गया। डिस्टेंस रैन डैश 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 ऐसे करके सीधा लिखा हूँ। थर्ड पोटैटो, कि तीसरा पोटैटो उठाकर बकेट में डालने के लिए कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा, ये तीसरा वाला 11 मीटर इधर गई, 11 मीटर वापस आई, तो टोटल 22 मीटर। तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, तो 6-6 मीटर का गैप हो गया, ठीक है। तो हमारा ए कितना हो गया, ये तो हो गया 10 मीटर, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 16 - 10 यानी कि 6 मीटर। और बोल रहे हैं इस रेस में टोटल 10 पोटैटोज हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म ये हो गया 16। फर्स्ट टर्म का मतलब पहला पोटैटो उठाना, सेकंड टर्म का मतलब दूसरा पोटैटो उठाना, थर्ड टर्म का मतलब तीसरा पोटैटो उठाना। अब वो कह रहे हैं, इन्होंने बोला व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये सारे डिस्टेंसेस, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सारे के सारे ऐड होने का मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स, टोटल डिस्टेंस बताना है ना, ठीक, नहीं समझे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे टोटल डिस्टेंस रन इन पिकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑन 10 पोटैटोज। 10 के 10 पोटैटो उठाकर और बकेट में डालने में उसको टोटल डिस्टेंस कितना रन करना पड़ा, S10, सम ऑफ 10 टर्म्स। आंसर अभी देखना पड़ेगा।
NCERT, तो कोई भी बच्चा नहीं लेकर आया जिनका एग्ज़ाम है वो भी ऐसे ही आ गए। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 370। तो SN का फॉर्मूला n/2 into 2a plus n-1 into b। ये कितना 10 मीटर। सर क्वेश्चन 3 नंबर का है। हाँ 10 - 1 is 9, 9 6 are 54, 2 5s are 10, 5 into 74, 5 4 are 50। ठीक है, समझिए। और कौन सा बोल रहे थे? अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें क्या है कि वैसे तो ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में आते नहीं हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने वाला है, ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि ये वाला जो ऑप्शनल का ये वाला क्वेश्चन ये बोर्ड में कई बार आया है AB का, जो ये वाला मैं पर्टिकुलरली आपको कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.4 का जो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये रंग पता है क्या होता है? लैडर में होती है सीढ़ियाँ, तो वो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, जैसे पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, तो वो जो सीढ़ियाँ होती हैं उनमें 25 सेंटीमीटर का गैप है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट और फिगर दे रखी है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5.4 का क्वेश्चन 3। सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ बच्चे बड़े निडर होकर पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा डर भी लगने लगता है। तो 11th क्लास के बच्चे के रात में 12:30 बजे मैसेज आया, मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्या करूँ मैं नींद में। मैंने रिप्लाई करा हनुमान चालीसा पढ़ ले भाई, डर निकल जाएगा थोड़ा। मैंने सर सही बताओ, कह रहा अभी नेट से ढूंढ दो कहाँ पर है। अरे मैंने कहा पढ़ दे अपने सब्जेक्ट का, तो फिर कह रहा करूँ क्या, कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वापस याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी। मैंने कहा तो सो जा चुपचाप, पता नहीं वो सोया या नहीं सोया। सुबह 4:30 बजे फिर मैसेज आ गया जय माता की। मैंने कहा यार ये इसको हुआ क्या है। फिर आज शाम को मैसेज आया कि सर बस, मैसेज में क्या आया कि सर आज फिज़िक्स के एग्ज़ाम में मेरी वाट लग गई, बस ये। मैंने कहा तो पहले ट्यूशन में आया तब बताता हूँ तुझे क्या वाट लगी है। तो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं भाई, इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों को हो सकता है डर लगता हो, तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के कई बार क्या होता है जो चीज़ हमें आती है ना वो भी भूल जाते हैं। पेपर में जाने से पहले बस यही याद रखिए कि क्या क्या चीज़ हम पढ़ कर आए थे, उस पर सारा फोकस लगाइए। कई बच्चे भी कंफ्यूज कर देते हैं, उनका इरादा नहीं होता कंफ्यूज करने का, उनको बस आदत होती है बात करने की, बात करते रहेंगे। तो भाई तूने वो वाला करा, तो भाई तूने वो वाला करा। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने सुन लिया ना उसका भाई तूने वो वाला करा, तो वो वाला क्वेश्चन आप करके नहीं गए होंगे, वो करके नहीं गए होंगे, और फिर दिमाग में वो क्वेश्चन ही टिक 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 करता रहेगा। जैसे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पैराशूट वाला क्वेश्चन है, पैराशूट वाला क्वेश्चन है ना, नहीं है ना। तो अब अगर मान लीजिए आप, जैसे मैंने ही कह दिया, अब इसके दिमाग में पीछे जो बैठा है इसके दिमाग में क्या आ रहा है, ये पैराशूट वाला कौन सा क्वेश्चन था और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब सारी मैथ्स एक तरफ और दिमाग में पैराशूट ही घूमता रहेगा, पेपर जब तक आ नहीं जाता। और फिर
चैन की सांस बच्चे को कब मिलेगी? जब पेपर में पैराशूट गायब होगा। पैराशूट नहीं है, नालायक ने मुझे बुलवा दिया, पता नहीं क्या क्या। अब पता चला ऐसे में 1 + tan स्क्वायर थीटा को वो sin स्क्वायर थीटा लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसा मत करना, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर पता चले सुबह सुबह मैसेज आ रहे हैं चैनल में कि ऐसे में माता ही याद आती है बस जब हालत खराब होती है। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. ये दे रखा है कि कोई भी अगर आप लैडर उठाकर देखेंगे ना, तो लैडर जो है, वैसे कुछ लैडर्स जो हैं वो आजकल जो आने लगी है मेटालिक जो लैडर होती हैं वो तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी भी सीढ़ियाँ हैं सब एक सी लेंथ की होंगी। लेकिन जो लैडर जनरली जो आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें क्या होता है कि नीचे वाली जो सीढ़ी है वो थोड़ी बड़ी होगी, ऊपर वाली थोड़ी छोटी होगी, और ऐसे करते करते सबसे ऊपर वाली काफ़ी छोटी होती है सीढ़ी, ठीक है। अब ये है, उन्होंने बोला ये अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये जो रंग्स है, रंग्स मतलब जो इसकी सीढ़ियाँ हैं जो 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सबसे पहली रंग जो है उसका जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाली का 25 सेंटीमीटर है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, इन्होंने बोला कि सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है और सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, वो कितना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ये दे रखा है। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। आपको ये जो रंग्स बनाने के लिए कितनी लकड़ी की ज़रूरत है ये बता दीजिए बस। लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ये मैं इधर से मिटा रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले मुझे ये दिया है कि सबसे पहली जो सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, जान दो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ऐसा सबके साथ होता है। तो देखिएगा ये 45 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगली वाली जो है इसकी लेंथ कुछ डिक्रीज़ होगी, अगली वाली की कुछ और डिक्रीज़ होगी। अब वो कितनी डिक्रीज़ हो रही है ये मुझे नहीं पता, तो वो जो कितनी डिक्रीज़ हो रही है वो मेरे को निकालना है। और कुछ और भी बोला है इन्होंने। अच्छा, ये इसमें क्या देखो, इसमें बस ये दे रखा है। हाँ, तो मुझे ये दे रखा है कि सबसे पहली वाली जो है वो 45 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब ए जो है वो हो गया 45 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो ये होगी कि ए कितना है? 45 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला अगर मैं देखूँगा तो अगला उससे कुछ कम होगा क्योंकि धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। तो भाई मुझे डी की वैल्यू नहीं पता और ऑब्वियसली डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि 45 से घटते घटते 25 हो रही है, ठीक है ना। तो 45 हो सकता है अगली वाली, मान लो उससे 2 सेंटीमीटर कम है तो 43, उससे वाली 2 सेंटीमीटर और कम है तो 41, हो सकता है 2-2 सेंटीमीटर कम हो रही है। तो जब कम होता है तो डी हमारा नेगेटिव में आता है। तो डी की वैल्यू कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि लास्ट वाली जो रंग है उसकी लेंथ मुझे पता है, यानी कि लास्ट टर्म मुझे पता है, एन पता है। एन कितना है? 25 सेंटीमीटर। एन 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, रंग्स में डिफरेंस कितने कितने का है? 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है बताओ? 2.5 मीटर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स। तो टोटल डिस्टेंस 2.5 मीटर दे रखा है। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके 2.5 × 100 अपॉन 25। पॉइंट गया, नीचे 0 आया, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो ये क्या आ गया? 10। तो 10 रंग्स हो गई। हाँ, हो गई पक्का? नहीं, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। रंग्स कितनी होगी? क्या है कि ये 25 सेंटीमीटर का गैप आया है, ठीक है।
ऐसे ही अगली अगर मैं रंग देखूंगा तो 25 सेंटीमीटर का और गैप, ठीक है। तो इतने डिविजन्स आ गए, इतने सेक्शंस आ गए, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ऐसे करते करते टोटल जो सेक्शंस हैं, मतलब ये 25 फिर 25, तो 25 25 25 ये ऐड करते करते मैं 20, ये 2.5 मीटर का मतलब क्या हो गया, 2.5 मीटर का मतलब हो गया 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, पॉइंट गया, जीरो से जीरो कर गया, तो 250 सेंटीमीटर। तो 250 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि 25 सेंटीमीटर का एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, तो 10 गैप्स हैं ऐसे। 25 सेंटीमीटर के 10 गैप्स हो गए, तो रंग्स कितनी होंगी, 10 होगी या 11 होंगी, 11 होंगी। पता है कैसे, क्योंकि गैप कितना है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, ऐसे हमने गैप्स देख लिए, तो गैप 10 आ गए। तो जो एक गैप बन रहा है वही दो की हेल्प से बन रहा है, एक गैप जो है वो दो की हेल्प से बन रहा है। आप ये देखिएगा कि 10 गैप्स मेरे पास आ गए, तो ऐसे ही देख लो, 1 2 3 4 5, 5 गैप देख लो बस। तो हमने कहा कि एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, तो इसमें सीढ़ियाँ कितनी हुई, 1 2 3 4 5, तो जितने गैप्स हैं उससे एक ज़्यादा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही चीज़ समझनी थी। तो ये क्या हो गया, 10 नंबर ऑफ गैप्स, ठीक है। देयरफॉर ये मैंने चार का आपको एग्जांपल लिया, चार गैप्स का एग्जांपल लिया। यहाँ पर गैप्स कितने आ रहे हैं, 10 गैप्स आ रहे हैं। जब चार गैप्स थे तो टोटल रंग्स कितनी हो गई, 5, एक ज़्यादा, ठीक है। तो जब 10 गैप्स हैं तो टोटल रंग्स कितनी हो जाएंगी, 10 + 1 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रंग्स, रंग्स मतलब सीढ़ियाँ, 10 + 1 = 11। इसका मतलब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। मैं डी निकाल दूँगा, सर ठीक है, आ रहा है तुम्हारा क्या आ रहा है, -2 हाँ -2 -2 आ रहा है। चलो देखता हूँ, मुझे मालूम नहीं, करके देखते हैं। n = 25 है, और an का फॉर्मूला लिखिए, a + n - 1 × d = 25। a कितना है, 45, प्लस n कितना है, 11 - 1 × d = 25। तो 10d = 25 - 45, तो 10d = 25 - 45 इज -20, सही है, -2 है। d की वैल्यू आ गई -2। वो बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये सीढ़ी बनाने के लिए, ये पूरी लैडर बनाने के लिए आपको वुड की कितनी ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कितनी रंग्स हैं यहाँ पर, 11। पहली वाली रंग 45 सेंटीमीटर की, दूसरी वाली उससे 2 सेंटीमीटर कम, ठीक है। कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, -2, ठीक है। तो इन सब सीढ़ियों की लेंथ को ऐड कर दो, इतनी लकड़ी मेरे को चाहिए बनाने के लिए, समझ गए। रंग्स बनाने के लिए हमको कितनी सीढ़ियाँ चाहिए, हर एक सीढ़ी की जो लेंथ है उसको ऐड कर दो। SN यानी कि S11, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे आप, S11 = 11/2 × 2a, a कितना है यहाँ पर 45, प्लस n - 1 × d कितना है -2, 11/2 multiplied by 90, 11 - 1 is 10, 10 × -2 is -20, 11/2, 90 - 20 is 70, 35, 11 5s are 55, 11 3s are 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर। तो टोटल मुझे इतनी लकड़ी की ज़रूरत है ये सीढ़ी बनाने के लिए, समझ गए। चलो जी, फिर आज इतना ही कर लो, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करना, ठीक है।